नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे टेक्नीशियन 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका टोटल 23 शिफ्ट का साइंस का सभी प्रश्नों को डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं यह सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यह आपको क्लास 3 है ना, ये साइंस का पार्ट 3 वीडियो है और पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कब? 26/12/2024 को पूछा गया था। 1 वोल्ट के मान के बराबर कौन सा है होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन अधिकतर आपको एनसीईआरटी के बुक से पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ये वोल्ट आता कहाँ से, देखिए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। अब ये होता क्या विभवांतर, देखिए यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो क्या मेन चीज़ें क्या है इसमें कि दो बिंदुओं से किसी भी धारावाही चालक के एक बिंदु से दो बिंदु तक ले जाने में एक कूलाम आवेश को ले जाने में जो कार्य लगता है कितना, 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है कितना, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट होता है। तो वहीं पर यहीं से आया है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति 1 कूलाम है ना, 1 जूल बटा 1 कूलाम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, इसका करेक्ट आंसर हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट आपको और याद रखना, क्या विभवांतर मापने का यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर है ना। विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। तो 2 प्रश्न और यहाँ से ऐड कर लेना आपको कि विभवांतर मापने की इकाई क्या है, वोल्ट है, और विभवांतर मापने का यंत्र जो है वो वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है द्रव्यमान m का एक पिंड और द्रव्यमान 4m का एक पिंड एक समान पिंड जो है समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों पिंडों द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय का अनुपात क्या होगा। तो जब कोई भी पिंड है ना, एक m का हो या तो 4m का हो, जब समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों, और क्या बोला कि वायु प्रतिरोध जो है उपेक्षित है, वायु प्रतिरोध नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है एक ही साथ दोनों गिरता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों का समय जो लगेगा सेम लगेगा, यानी 1:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सत्य है। तो विद्युत धारा परिनालिका जो है इससे आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछा गया अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है, विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या सही है। तो पहला क्या है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये सही है। ठीक है, याद रखना है, हमेशा आपको काम आएगा। परिनालिका के जो भीतर होता है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। दूसरा क्या बोला, परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समान होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि परिनालिका के बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ठीक है, और वो शून्य होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला कि परिनालिका के अंदर और बाहर दोनों समान होता है, ये गलत है। क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और परिनालिका के अंदर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये वाला कथन गलत हो गया। फिर तीसरा क्या, परिनालिका के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, ये सही है। परिनालिका के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, यानी 1 और 3 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 का ऑप्शन नंबर सी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है। तो वोल्टता बराबर होता है क्या, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय है ना। किया गया कार्य बटा में होता है विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, वोल्टता बराबर क्या हो गया, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ये ध्यान रखना, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, मतलब किस यंत्र द्वारा, तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है आवर्धन में
एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब डैश है। तो धनात्मक जो दर्शाता है ना आवर्धन में, धनात्मक दर्शाता है आभासी, ठीक है। आवर्धन में जब धनात्मक चिन्ह होता है तो आभासी दर्शाएगा, ऋणात्मक दर्शाता है वास्तविक, ठीक है। याद रखना है, अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आवर्धन में धनात्मक क्या दर्शाता है, तो आभासी दर्शाता है। यहाँ दोनों एक साथ पूछा है, धनात्मक आभासी और ऋणात्मक जो है ये वास्तविक दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत बल 4 न्यूटन और 2 केजी द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। इसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस डिब्बे का अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। तो आरंभिक वेग और अंतिम वेग, इससे रिलेटेड गति का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, भी ये है अंतिम वेग बराबर u प्लस AT। गति के 3 समीकरण है, तीनों समीकरण से हर शिफ्ट में लगभग प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो तीनों गति का समीकरण क्या क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, भी का मान कितना दिया हुआ, अंतिम वेग है ना, भी क्या अंतिम वेग, तो अंतिम वेग इसमें निकालना है ना, अंतिम वेग निकालना है तो बराबर करिए। उसके बाद क्या बोला, आरंभिक वेग कितना दिया 2, तो यहाँ 2 लिखिए, प्लस AT, ए यानी कि क्या है इसमें त्वरण, तो त्वरण दिया हुआ नहीं है तो त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण कैसे निकालते हैं, तो त्वरण जो यहाँ क्या है, त्वरण यहाँ से निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ बल देखिए दिया हुआ है, ठीक है, और द्रव्यमान भी दिया हुआ है तो त्वरण निकल जाएगा। तो बल के जगह पर कितना 4 दिया हुआ है तो त्वरण यहाँ निकाल देंगे ना, बल द्रव्यमान को इधर कर देंगे है ना, तो 2 को इधर कर देंगे बटम में, यानी कि 2 दूनी 4, तब त्वरण बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह क्या लिख देंगे 2, समय कितना लगा 2 सेकंड, तो समय का यहाँ 2 लिख दिए। तो अब यह अंतिम वेग बराबर क्या इतना हो गया, 2 दूनी 4 और प्लस 2 कितना हो गया 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखना था कि गति का जो समीकरण है भी इजकल टू यू प्लस AT, एक ये और एक बल बराबर जो है यहाँ त्वरण निकालना है। त्वरण से रिलेटेड यहाँ आपको बल और द्रव्यमान दोनों दिया था, तो बल और द्रव्यमान और त्वरण से रिलेटेड ये फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे है ना। बल बराबर क्या आता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ये दोनों चीज़ें याद रखते तो आसानी से ये बन गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, गति का समीकरण जो है आपको ये तीनों याद रखना है हमेशा। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं सब में ये काम आएगा। साइंस का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। तो गति का समीकरण ये तीनों याद रखना है। एक भी पहला क्या, भी बराबर u प्लस AT, फिर दूसरा दूरी निकालने के लिए पूछेगा है ना, तो यहाँ s बराबर ये सूत्र लगा देना ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर ये वाला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अगर ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और दूरी, इसमें समय नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है कि जब 1 वोल्ट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है, 1 वोल्ट है ना शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है, तो ऊर्जा का उपभोग कितना होगा, तो एक ऊर्जा का कितना होगा, एक वाट घंटा है ना, 1 वाट घंटा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 वाट घंटा इसमें क्या होगा, ऊर्जा की खपत होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या पूछा था, ऊर्जा कितनी खपत होगी, और वाट यानी कि 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाए तो कितनी ऊर्जा उपभोग होगी, तो 1 वाट घंटा उपभोग होगा, ठीक है। शक्ति किसको बोलते हैं, कार्य करने की दर, ये कहलाता है शक्ति, ठीक है। लेकिन कार्य करने की क्षमता है वो कहलाता है ऊर्जा, ठीक है। शक्ति किसको बोलते हैं, कार्य करने की दर, और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक पूछे तो क्या होगा, वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। कई बार एग्जामों में आपको ऐसे पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में कार्य ऊर्जा रहेगा, ठीक है, बोलेगा इनमें से, और भी ऑप्शन में चीज़ें रहेगा, बोलेगा इनमें से किसकी इकाई समान होती है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक समान होता है, क्या, जूल होता है, ठीक। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा। देखिए न्यूटन की गति का तीनों नियम से प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए याद रखना है, न्यूटन की गति का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तीनों नियम आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे एक ही पिंड पर लगते हैं, ये गलत है,
क्योंकि ये बात सही है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो एक ही पिंड पर नहीं, अलग अलग पिंड पर लगती है ना, अलग अलग पिंड पर लगती है। ठीक है ना, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वो बल जो होता है वो एक ही पिंड पर नहीं बल्कि अलग अलग पिंड पर लगती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। प्रत्येक क्रिया की असमान, असमान देते तो ये तो यहीं गलत हो गया, क्योंकि समान लगती है ना, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, न्यूटन का तीनों नियम याद रखना आपको। पहला नियम क्या है? पहला नियम जो है कि न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अगर अस्थिर अवस्था में है तो अस्थिर रहना चाहती है, गति में तो गति में रहना चाहती है। दूसरा नियम से क्या है? दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम से बल का सूत्र निकलता है ना, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। दूसरा नियम से बल का व्यंजक निकलता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, न्यूटन की गति के किस नियम से बल का व्यंजक निकलता है, सूत्र निकलता है? तो दूसरा नियम से। और बल का परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से निकलता है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया में विपरीत क्या प्रतिक्रिया होती है और वे अलग अलग पिंड पर होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति का कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है ना। और न्यूटन के किस नियम को, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो न्यूटन की गति का पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है। तो एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक होती है ना। इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर, दक्षिण ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक होती है। नेक्स्ट है, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 है और अपसारी लेंस की क्षमता 3 है तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता क्या होगी? यानी कि दोनों को मिला के कितना इसकी संयोजन क्षमता होगी? तो देखिए, अभिसारी लेंस और क्या है? अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस, है ना। अभिसारी लेंस हो गया उत्तल लेंस और अपसारी लेंस हो गया अवतल लेंस। ठीक है, याद रखना है, अभिसारी उत्तल और अपसारी अवतल। और अभिसारी लेंस जो होता है यानी कि उत्तल लेंस जो होता है इसकी क्षमता धनात्मक होती है। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अपसारी यानी कि अवतल लेंस की क्षमता, है ना, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब बोलो दोनों का संयोजन, तो ये वाला क्या है? अभिसारी का है धनात्मक होती है इसकी क्षमता, तो +4.5 है ना। और दोनों को संयोजन बोला है ना, संयोजन की क्षमता, तो दोनों को जोड़ेंगे और ये वाला क्या होगा? अपसारी वाला क्या होगा? माइनस, ऋणात्मक होगा, तो -3। तो कितना होगा? 4.5 में 3 चला गया, कितना बचेगा? 1.5। ठीक है, तो संयोजन की टोटल जो इसकी क्षमता होगी क्या होगा? 1.5 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, 1.5 होगा डायोप्टर। ठीक है, तो ये से बन जाएगा इसका आसानी से। तो चीज़ें इसमें क्या ध्यान रखना था कि अभिसारी लेंस जो है वो धनात्मक होती है और अपसारी लेंस ऋणात्मक होती है। अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी जो होता है वो अवतल लेंस होता है। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और याद रखना, क्या लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछता है तो क्या डायोप्टर होगा? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होगा। और डायोप्टर और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो डायोप्टर बराबर होता है 1/f, फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी का जो होता है कर्मानुपाती होता है ये डायोप्टर लेंस की क्षमता। और डी बराबर जो होता है 1/f होता है, ये मीटर में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत, गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है, ये विपरीत ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के परिणाम में क्या होगा मालूम? स्थितिज ऊर्जा वो बढ़ेगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? mgh होता है। ठीक है, mgh, और इसके परिमाण में क्या होगा? वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा वृद्धि होगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा
से कई प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि खींचा हुआ रबड़ में कौन सी ऊर्जा होती है, तो अस्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे समझिए जो रुका हुआ रहेगा, जैसे खींचा हुआ धनुष, तो ये अस्थितिज ऊर्जा होगी। अब कोई चलता हुआ चीज़ें या जैसे कि चलती कार, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। जैसे चलता हुआ गोली, तो वो गतिज ऊर्जा होगी, समझिए। तो जो गति में रहेगा उसमें गतिज ऊर्जा, जो अस्थिर रुका हुआ रहेगा तो वो अस्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और अस्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये हो गया। गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बोलेगा अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो वी स्क्वायर है, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो दोगुना ही होगा, क्योंकि यहाँ एम है सिंपल, तो यहाँ दोगुना करेंगे दोगुना होगा, लेकिन वी स्क्वायर में है तो वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आपको एग्जाम में। और गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा, ये दोनों का योग क्या कहलाता है मालूम, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट है पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका कारण क्या है, इसका होने का कारण क्या है। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक है होने का क्या कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है। निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है, इसलिए क्या पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होने के कारण होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ ध्यान क्या रखना है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। और क्या होता है कि ठोस में यानी कि सघन माध्यम में उसका जितना कम होता है, सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका ठीक उल्टा होता है क्या, ध्वनि की चाल जो होता है ठोस में अधिक होता है, जबकि प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होती है। तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है द्रव में, और उससे कम होता है गैस में, ठीक है। और ध्वनि क्या है, निर्वात में गमन नहीं करती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। प्रकाश जो क्या है निर्वात में भी गमन करती है, लेकिन ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रकाश कौन सी चाल तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि जो है ये क्या अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्यान रखना है, या तो इसे रख लेना, कभी ना भूलें, प्रकाश प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि धैर्य यानी कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा इस अवधि में तय की गई दूरी क्या होगी। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो ये वाला समीकरण लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा। राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है, साइकिल की गति विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड एक त्वरण उत्पन्न करता है, यानी कि त्वरण आपको दे दिया कितना 2, ठीक है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रारंभिक वेग यहाँ पर अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है 0 इसको मान लेंगे, तो हाफ और ए टी स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ है 2 और टी कितना दिया हुआ है, टी मतलब समय दिया हुआ 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, तो यहाँ क्या होगा हाफ से ये 2 ये चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 100, है ना, 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। और या तो इसको है ना प्रारंभिक वेग यहाँ से निकाल भी सकते हैं, जैसे कि अंतिम वेग और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण बोला जाता है ना, त्वरण, हाँ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी यहाँ से जैसे यहाँ अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
और ये एक कितना दिया हुआ है, तुरंत 2 दिया है, समय कितना है तो 20, यानी कि जो प्रारंभिक वेग कितना निकल गया 20, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग जो है 20 निकल गया। तो यहाँ पर क्या है 20 प्रारंभिक वेग u और t, तो 20 दें 200 होगा ये, ठीक है। 200 ऐसे भी बना सकते हैं इसको 200। अब माइनस में कर देंगे कितना, माइनस में ये हो जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में चली ना, गति के विपरीत दिशा में चली, तो हाफ a² ये माइनस में होगा, 200 माइनस ये इधर कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन चीज़ें क्या है आपको याद रखना है, समीकरण है ना, तीनों समीकरण आपको याद रखना है ना। ये तीनों समीकरण आपको बता दिए, इसको तो रट के रखना है, इससे न हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण 2.02 गुना 10 के पावर 20 न्यूटन है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी पर बल लगाते हैं तो ठीक उसी के समान और विपरीत दिशा में बल लगता है। तो वही न्यूटन के गति का तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर बल लगाया इतना, तो चंद्रमा पृथ्वी पर कितना लगाएगा, वो भी इतना ही लगाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सेम चीज़ें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समान है। न्यूटन की गति का दूसरे नियम का समान क्या है कि किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है ना, त्वरण के क्या होता है समानुपाती होता है, जो कि सूत्र होता है ना कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण की क्या है समानुपाती है, वही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का अधिक प्रकीर्ण रंग डैश होता है, तो अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है एग्जामों में, मतलब कि अलग अलग शिफ्टों में ये 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीला, ठीक है। एक बार पूछा था क्या कि इसका कम न्यूनतम प्रकीर्णन होगा, तो वो इसके अनुसार था, तो उसका आंसर था क्या पीला था। वो ये वाला आपको याद रखना है, VIBG योर है ना, बिग योर, इसमें पूछेगा जो भी आपको आसानी से बन जाएगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है ये बैगनी वायलेट का, और सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसका रेड का, ठीक है। तो अधिक से ये क्या ये याद रख लेना, अधिक से कम, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, इससे कई क्वेश्चन आपसे बन जाता है, कई अलग अलग तरीके से पूछेगा तो बन जाएगा। अब जैसे क्या पूछा यहाँ कि अधिक प्रकीर्णन रंग होता है, अब यहाँ पर नीला अगर सपोजिट नहीं रहता, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाता, नीला अगर नहीं रहता तो इंडिगो हो जाता, ठीक है। ये बैगनी, सॉरी बैगनी अगर नहीं रहता, बैगनी नहीं है तो इंडिगो, इंडिगो भी नहीं है तो ब्लू, नीला हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। अगर बैगनी रहता तो बैगनी आंसर हो जाता, ठीक है। ऑप्शन में क्या बैगनी रहता तो सबसे अधिक क्या होता बैगनी होता है आंसर, ठीक है। अगर ये तीनों भी नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाता ग्रीन, हरा हो जाता, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाता है। तो ये वाला चीज़ें याद रखना है, बिग योर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बैगनी नहीं था, इंडिगो नहीं था, तो ब्लू इसका आंसर यहाँ हो गया, नीला हो गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हुआ नीला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है, बिग योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट डैश के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है, ठीक है। 1000 वाट होता है, और वाट का जो एसआई मात्रक क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है। तो 1000 वाट यहाँ पर दिया हुआ है, जूल प्रति सेकंड कहाँ यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। मेन चीज़ें इसमें समझना था क्या, ये जो उसका एसआई मात्रक होता है उससे यहाँ पर आंसर, क्योंकि 1000 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है। वाट का एसआई मात्रक क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। और ये किलोवाट घंटा ये किसका ऊर्जा का मात्रक है ये सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित
प्रकरणों में से किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका। ठीक है, क्या बोला, किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है? तो धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। गोलीय दर्पण के बारे में आपको डिटेल से पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखें वो जरूर देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिए गए इन दोनों घंटों में कार की औसत चाल क्या होती है? यही हिसाब क्या है, आपको मैथ में पूछ लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल दूरी यहाँ पर पहले निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो पहले घंटे चला 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूरी कितना हो गया? 90 किलोमीटर चाल है, समय कितना? 1 घंटे चला, तो ये 90 किलोमीटर हो गया। और इसका दूसरे घंटे चला जो, मतलब दूसरे घंटे में वो भी 1 घंटे को गिनती होगा, तो ये भी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कितना हो गया? 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा इसमें, 2 घंटा। तो यहाँ 2 से भागा देंगे, तो 90 और 6 कितना हुआ? 9 6 15, 150 अब बटा 2, यानी कि काटेंगे कितना आएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से त्वरित हो जाती है, उस समयावधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकालना है यहाँ पर। तो दूरी बराबर वो निकालेंगे कैसे? वो वाला सूत्र लगाएं क्या? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैठाते जाइए, ये यू टी क्या है? यू क्या है? तो प्रारंभिक वेग है। तो एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड एक समान रूप से त्वरित हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग है 12 और अंतिम वेग है 30। तो प्रारंभिक वेग कितना? 12 यहाँ दिए, और समय कितना हुआ? 30 है ना, टी ये दे दिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है? यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ए निकाल लेंगे। ए क्या? त्वरण किसको बोलते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहलाता है। तो परिवर्तन कितना हुआ? 12 से 30 चला गया, यानी कि 18 ज़्यादा हुआ ना। 18 परिवर्तन कितना हुआ? 18 परिवर्तन, यानी कि 30 में से 12 घटा देंगे तो 18। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि समय कितना देर में हुआ? ये 30 सेकंड में, यानी कि 18/30 ये त्वरण निकल गया। तो यहाँ पर ए की जगह क्या डाल देंगे? 18/30 और हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ है, तो 30 का स्क्वायर यानी 30 गुना 30 कर देंगे, ठीक है। अब 31 से ये 31 कट गया, ठीक है। और क्या 2 से यहाँ काट देंगे 18 को 9 बार में। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, ये कितना हो गया? इधर 9 3 27 यानी 270, ठीक है। और इधर कितना है? बढ़ती है 36 यानी कि 360। अब प्लस में इधर है 270, इसको जोड़ दीजिएगा। 0 और 0 कितना हुआ? 0 और 7 6 13, बाकी 1 और 3 2 5 और बाकी 1 6, यानी 630 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या ध्यान रखना था कि जो दूरी जैसी पूछा है तो ये वाला सूत्र लगा देना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, और हाफ ए टी स्क्वायर यानी ए जैसे यहाँ त्वरण नहीं दिया हुआ है तो त्वरण बराबर ये फॉर्मूला लगा के त्वरण निकाल लेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन कितना हुआ? 12 से 30 गया, यानी कि परिवर्तन 18 हुआ, समय कितना? 30 सेकंड में। तो 18/30 इसका तुरंत निकल गया, था आसानी से बन गया, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें फॉर्मूला याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, प्रकाश या तो गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो पौधों में कौन सा परिवर्तन होता है? गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश या तो गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं। क्या होता है? उन दिशाओं में परिवर्तन होता है जिसमें
पौधे के भाग बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, एक छात्रा की नेत्र क्षमता -0.5 डायोप्टर है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए? तो फोकस दूरी यहाँ पर पूछा है, ठीक है। फोकस दूरी कितना होगा, डायोप्टर ये दिया हुआ है, तो डायोप्टर और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, D बराबर 1/f, और ये क्या क्या चीज़ में होता है, मीटर में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो D यहाँ निकालना है, D दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो F निकालना है, तो F इधर ले आएंगे, D इधर ले आएंगे, है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/d, ठीक है। तो 1/d, तो 1/d कितने दे हुआ, -0.5, -0.5, तो ये क्या होता है, मीटर में होता है, हमेशा ध्यान रखना मीटर में। ये दिया हुआ 0.5 है, तो डायोप्टर दिया हुआ 0.5, तो ये क्या होगा, इसको दशमलव जो है ऊपर भेज देंगे, ऊपर जाएगा तो 10 हो गया। अब 5 से ये काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में था ना D, तो यहाँ माइनस में होगा, तो -2 हो गया, ठीक है। -2 मीटर हुआ। अब -2 मीटर देखें कहाँ, अब यहाँ ये तो आंसर होगा नहीं, यहाँ 2.5 है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर है, और इससे भी आंसर निकल जाता है यहाँ से। अगर यहाँ भी माइनस दे देता तो पर भी फिर आंसर यही होता, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक जो है ये क्या होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती थी, यहाँ ऋणात्मक में आया तो ये अवतल लेंस वाला होगा, -2 मीटर अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये काफ़ी आसान था। इसको मेन चीज़ें क्या है, ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, तो D बराबर दिया ही था, F निकाल देना है, तो F निकल गया था जी ना। F कैसे निकल गया, तो 1/d हो गया, 1/0.5 रखें, पॉइंट ऐसे निकालें यहाँ 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 मीटर निकल गया, और ये क्या माइनस में दिया हुआ, तो माइनस में लिखा दिए 2 मीटर, और माइनस में जैसी है, यानी कि फोकस दूरी माइनस में, या तो लेंस की जो क्षमता ऋणात्मक होती है किसका, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो तार के लंबवत, तार के तल के लंबवत होगा। इसका करेक्ट आंसर है तार के तल के लंबवत, ठीक है। धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तार के तल के लंबवत होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो फिर वही सूत्र लगा देना है, लेंस की क्षमता D बराबर 1/f, और ये क्या होता है, मीटर में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता पूछा तो D बराबर क्या होगा, 1/f, f दिया हुआ 1/f कितना, -25 दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में बदल देंगे, तो गुना 100 से कर देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। तो 25 से ये काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो -4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, -4 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता, ठीक है। -4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका साइंस का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में CAG कौन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है संजय मूर्ति, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। और जो लोग बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक है, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, ठीक है। ये स्टडी गाइड है, इसमें आपको कौन कौन सा मतलब कि सब्जेक्ट है, सिलेबस क्या क्या है, पूरे अच्छे से डिटेल में इसमें आपको दिया हुआ है। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है, जिसका आपको डिटेल में सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, ठीक है। पूरे डिटेल में बहुत अच्छे बेहतर ढंग से इसमें सॉल्यूशन आपको मिलता है। और चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है, ठीक है, जिसे आप, ये बुक है प्रैक्टिस सेट बुक और स्टडी गाइड, तो प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है इसका, इससे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। और इसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन है, इसे खरीद सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।